तो मेरा नाम आर वशिष्ठ है, जैसा कि सर ने आपको बताया। और पिछले 8 सालों से मैं जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने मास्टर कंप्लीट किया। उससे पहले हंसराज कॉलेज आप लोग जानते होंगे, वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कंप्लीट किया था। और उसके बाद मास्टर कंप्लीट करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने जूनियर इकोनॉमिस्ट के रूप में करीब 2 से ढाई साल मैंने काम किया। और फिर रिज़ाइन करके फिर मैं आप लोगों को करीब 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। लेकिन अभी आदित्य सर को आपने सुना, वो बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास जो है आज से प्रारंभ हो रही है। मतलब सर कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी की क्लास जो है आज से आपकी प्रारंभ हो रही है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, हम लोग सभी जानते हैं। तो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, सबसे पहली बात, है ना। इकोनॉमिक्स में आपको डर इसलिए लगता है, जो आपका सिलेबस है जो यूपीएससी ने प्रिस्क्राइब किया है उसको आपने ठीक से देखा नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि आपको पूरा इकोनॉमिक्स, प्योर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इनफैक्ट आपको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। अगर आप प्योर इकोनॉमिक्स की बात करें, जैसे अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स में आप मास्टर कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स के कई ब्रांचेस होते हैं, वो सारे ब्रांचेस को पढ़ना होता है। जैसे मैं आपको कुछ इसके ब्रांचेस को अगर गिनती करवाऊं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वहाँ पे आपको पढ़ना होता है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स वहाँ पे पढ़ना होता है, आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वहाँ पे पढ़ना होता है, आपको पब्लिक फाइनेंस वहाँ पे पढ़ना होता है, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना होता है, आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। ये सारे जो है इकोनॉमिक्स के अलग अलग ब्रांचेस हैं। यूपीएससी के तैयारी के दौरान जो है इनमें से आपको एक भी चीज को नहीं पढ़ना है। इसमें केवल और केवल आपको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो फिर से मैं इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ना है, आपको भारत की या भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इसमें कई ब्रांचेस हैं, अर्थशास्त्र में कई ब्रांचेस हैं। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, आपको पब्लिक फाइनेंस पढ़ना होता है, आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। तो इसके कई शाखाएं हैं, कई ब्रांचेस हैं जो आप पढ़ते हैं जब आप ऑनर्स कर रहे हो या फिर मास्टर कर रहे होते हो। यहाँ पे आपको ये सारे चीज़ों को नहीं पढ़ना है, आपको केवल और केवल भारत की अर्थव्यवस्था पे फोकस करना है, इसको समझना है, राइट। तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए जो एक परसेप्शन बना हुआ है आप लोगों के बीच में कि इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी कठिन सब्जेक्ट है ना, उस परसेप्शन को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको जस्ट भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में समझना है। और चूंकि यह भारत की अर्थव्यवस्था है और हम भारत में रहते हैं, तो हम इस अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके बारे में हम एक जो ओपिनियन होता है वो हम फॉर्म कर सकते हैं, राइट, है ना। जैसे आप अभी पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, जैसे आपने पढ़ा होगा संघवाद व्यवस्था है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि दो स्तर पे गवर्नमेंट है, एक केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर गवर्नमेंट है। तो चूंकि आप भारत के अंदर रहते हैं तो इसके पॉलिटी को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। जस्ट उसे एक ऑर्गेनाइज वे में आपको पढ़ना होता है, सीखना होता है और अपने आंसर में उसे लिखना होता है। यहाँ पे भी आप भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आप इसी अर्थव्यवस्था में रहते हैं, आप इसी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। इसलिए इसके बारे में समझना आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो जितने भी अदर ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के, उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन इंडियन इकोनॉमी, है ना। आपको इंडियन इकोनॉमी पे क्या करना होगा, फोकस करना होगा।
मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से प्रारंभ करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके महत्व को हम लोग सबसे पहले समझेंगे, है ना। तो बेसिकली आज से जो है हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो अध्ययन करने जा रहे हैं, इसका आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्व है वो आपको समझना होगा। तो देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ये 3 स्तर पे कंडक्ट किए जा रहे हैं। एक आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है, दूसरा आपका मुख्य है ना, मेंस है, और तीसरा आपका इंटरव्यू है ना। आप लोग सभी जानते हैं। तो ये आपका प्रारंभिक हो गया, ये आपका मुख्य हो गया, और ये आपका इंटरव्यू हो गया, है ना, साक्षात्कार। 3 स्तर पे जो एग्जाम जो कंडक्ट किए जा रहे हैं, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना महत्व है, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से इस तैयारी को कर पाएंगे। तो अगर मैं सबसे पहले मुख्य एग्जाम की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जीएस पेपर 3 में रखा गया है ना। जीएस के 4 पेपर हैं, आप लोग जानते होंगे, GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है। इसको GS3 में रखा गया भारतीय अर्थव्यवस्था में। GS3 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अलावा दूसरे भी सब्जेक्ट्स आते हैं। कई सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो है एक पेपर को बनाकर रखा गया है ना। जैसे हम इसे पेपर 3 कह रहे हैं ना, जीएस का पेपर 3 है, तो इस पेपर 3 में कई सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। उसमें एक भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के अलावा इसमें आप जानते होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी है ना, इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। इन सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो है आपका जीएस पेपर 3 बना है। और इस जीएस पेपर 3 में सबसे ज्यादा महत्व जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 2 आधार पर हम महत्व को यहां पे जानने की प्रयास करते हैं, है ना। एक तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना पूछा जा रहा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, जिसके हम महत्व की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है कितना पूछा जा रहा। और दूसरा हम लोग यहां पे देखते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज्यादा पूछे जा रहे हैं लेकिन कम कम मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या कई बार ऐसा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम है लेकिन वेटेज ज्यादा है, मार्क्स जो है ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो है वो बहुत ज्यादा है, और इसका वेटेज जो है, यानी जो मार्क्स जितने पूछे जा रहे हैं, जितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको सबसे पहले इसकी मैं बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं। आप लोग देखते होंगे कि पिछले 6 सालों से जो है जीएस पेपर 3 में 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। मैं मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं। जीएस पेपर 3 में पिछले 6 सालों से 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और 20 क्वेश्चंस में करीब आपका 10 से 11 क्वेश्चंस जो है आपका इंडियन इकोनॉमी से ही पूछा जा रहा है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी से ही 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। 50% या 50% से ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपका किससे आ रहा है? इंडियन इकोनॉमी से आ रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था से आ रहा। बाकी जो रहे आपके और 10 क्वेश्चंस रह गए, वे सभी सब्जेक्ट से हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, राइट, है ना। ये जो 4 और 5 सब्जेक्ट्स और बच रहे हैं उसमें से मात्र जो है 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में आप देखेंगे पूरे 20 में से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से यह जानना आपके लिए कठिन नहीं है कि जीएस पेपर 3 में सबसे ज्यादा महत्व क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का है। और अगर आप इसके हिसाब से देखें, मार्क्स के हिसाब से देखें, 250 मार्क्स का एक पेपर होता, आप लोग सभी को पता होना चाहिए, है ना। 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। इसमें आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है मार्क्स वाइज मैं बोल रहा हूं, वो फिर इकोनॉमिक्स से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे फिर आपको क्या सीखना चाहिए?
तो आपको इससे ये सीख लेनी चाहिए कि जब आप जीएस पेपर 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ज्यादा समय और ज्यादा एनर्जी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगना चाहिए एज कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 3, है ना। आपकी रुचि कम भी हो, लेकिन चूंकि आपको इस एग्जाम को पास करना है तो आपको उस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि लेना होगा, ज्यादा समय बिताना होगा उस सब्जेक्ट के साथ जिसका वेटेज ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हमारा साइकोलॉजी क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम उस विषय को ज्यादा पढ़ते हैं जिसमें हमारी रुचि ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इनफैक्ट आपको ज्यादा समय उस सब्जेक्ट के साथ बिताना चाहिए जिसका वेटेज ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। मान लो कि आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी में है, आंतरिक सुरक्षा में है, जहां से केवल एक और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक। आप देखेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिएगा, आंतरिक सुरक्षा से एक और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन आपने ज्यादा समय उसमें दे दिया, तो क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा? आप बताइए। आपको ज्यादा समय कहां देना चाहिए था? भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपने तैयारी के दौरान क्या कर दिया? गलत कर दिया आपने, आपसे गलती हो गई, है ना। आपने अपने रुचि के अनुसार पढ़ा, ना कि पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा आपने, है ना। तो आपको पैटर्न को समझना है कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको टाइम और एफर्ट्स को क्या करना होगा? डिवोट करना होगा, है ना। इस सब्जेक्ट्स में आपको ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगाना है, इससे आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा। भले ही आपकी रुचि कम हो सकती है, लेकिन इस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। ये मैंने आपको जो मेन के एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से बताया कि इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज्यादा महत्व है जीएस पेपर 3 में, राइट। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं मैं, तो इसमें भी आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के कई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसा आप लोग यहाँ पे जानते हैं, मैं सी सैट की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं सी सैट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीएस पेपर की बात कर रहा हूँ, ये पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो प्रारंभिक एग्जाम में आप देखेंगे जीएस के अलग अलग सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस आ रहा, आपको आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछा जा रहा, आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आपको इकोनॉमी से भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा। कई क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट से। इसमें इकोनॉमी को देखा गया है अभी पिछले करीब 4 या 5 सालों में, करीब आपका 18 से लेकर 25 क्वेश्चंस तक इकोनॉमी का रहता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको एवरेज आउट करते हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होता है इसमें? 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस पूछा गया, यानी 1/5, 20%। 20% बहुत ही ज़्यादा है। यानी आप एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करते हो, इंडियन इकोनॉमी को, अगर आपने एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आपका जो 20 मार्क्स जो है ना, यानी 20 क्वेश्चंस के जो मार्क्स है आपके लिए सुनिश्चित हो जाएगा। इस चीज को आप समझेंगे, है ना, इस चीज को आप समझिएगा। जैसे आप कुछ सेगमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपका पॉलिटी हो गया, है ना, मॉडर्न इंडिया हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये कुछ सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमी में मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो 15 से 20 क्वेश्चंस जो है आपके यहीं से आएंगे, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अब जो है वर्तमान समय में आप देख रहे हैं जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है तैयार हो रहे हैं, उन सभी का केंद्र बिंदु जो है वो आपका इकोनॉमी ही है, ठीक है। अगर आज यूक्रेन के साथ इंडिया जो है खुले तौर पर खड़ा नहीं है और हम कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अपनी जो प्रेफरेंसेस है हम नहीं बता पा रहे हैं पब्लिकली, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है इकोनॉमी है। या हम रसिया के साथ खड़े हैं, या कई बार हम अमेरिका से के साथ खड़े होते हैं, हम चाइना के साथ खड़े नहीं होते हैं। इन सभी चीजों में आप देखेंगे एक बड़ा कारण जो है इकोनॉमी का होता है।
जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं या उसको विकसित किया जा रहा है, उसके केंद्र में क्या होता है? इकॉनमी होता है। जितनी भी सभ्यता का जन्म हुआ, आप लोग पढ़ते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ था वो नदी के किनारे हुआ। यानी जितनी भी नई सभ्यताएं नदी के किनारे हुआ। नदी के किनारे ही क्यों सभ्यता पनपी है ना? आप लोग सभी समझ सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या था? पीछे कारण था इकॉनमी का, है ना? तो अभी भी जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं इकॉनमी के बेसिस पे लिए जाते हैं। इस तरह के पर्सपेक्टिव्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, वो इंडियन इकॉनमी का होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना? तो तीनों स्तर पे आप देखेंगे जहां पे एग्जाम्स को कंडक्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पे इंडियन इकॉनमी जो है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में उभर कर आता है। इसकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकॉनमी से कितना क्वेश्चंस पूछा गया किसी वर्ष में, इसको क्वांटिफाई करना जो है, क्वांटिटीफाई करना जो है काफी ज्यादा मुश्किल होगा, है ना? आप नहीं बता सकते कि साक्षात्कार में जो है कैंडिडेट से इतना पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछा गया, इतना इकॉनमी से पूछा गया, इतना हिस्ट्री से पूछा गया। आप इस तरीके से क्वांटिटीफाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अभी जो है आप देखेंगे चूंकि दौर जो है इकॉनमी का है, तो इकॉनमी से कई क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, राइट? तो तीनों स्तर पे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसलिए आप जब इस पेपर को तैयार कर रहे हैं, आप जब इस पेपर को तैयार कर रहे हैं ना, तो आपको ये इंश्योर करना है, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय इस पेपर के लिए दीजिए, है ना? क्योंकि आप समझ चुके हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, और आपको ये प्रीलिम्स और इंटरव्यू में भी ये काफी हेल्प करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप इस पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है? ये बात। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कहां से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है, मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूं, मेरा अनुभव ये कहता है कि ज़्यादातर बच्चों का बैकग्राउंड जो है इकोनॉमिक्स में नहीं होता है ना? कुछ राज्यों में आप देखेंगे इकोनॉमिक्स तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों में, जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं या यूपी की बात करूं, तो आपको वहां पे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया जाता है। सेंट्रल बोर्ड्स में जो है आपका आईसीएसई हो गया या सीबीएसई हो गया, वहां पे थोड़े से इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों का बैकग्राउंड नहीं होता है, और बैकग्राउंड होने के बावजूद भी जो फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए इस एग्जाम्स के लिए, वो नहीं रहता है ना? तो आप बिल्कुल ही जो फंडामेंटल बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वहां से आपको प्रारंभ करना चाहिए। और आप लोग सभी जानते हैं, जितने भी टीचर्स जो है आपको पढ़ा रहे हैं, वो सभी आपसे कह रहे हैं कि आप एनसीईआरटी की बुक से प्रारंभ करें। एनसीईआरटी, तो मैं आपको कुछ अलग नहीं बताऊंगा, मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी से प्रारंभ करना है। लेकिन मैं आपको कुछ और अदर रीजंस बताऊंगा कि क्यों एनसीईआरटी से आपको प्रारंभ करना चाहिए, हम लोग एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं, है ना? ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, ये यहाँ पे देख लीजिए। आप क्लास 9th की बुक से आप प्रारंभ करेंगे, है ना? क्लास 9th की बुक से आप प्रारंभ करें। 9th की बुक हो गई, 10th की बुक हो गई, 11th की बुक हो गई, और 12th की बुक, ठीक है? इसमें क्लास 8, क्लास 6 और 7 में इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक्स नहीं है एनसीईआरटी में, है ना? सीबीएसई बोर्ड के जो आपके बुक्स होते हैं एनसीईआरटी, इसमें क्लास 7, क्लास 6 और क्लास 8 का कोई भी इकोनॉमिक्स का बुक नहीं। जैसे आपको हिस्ट्री में आपने देखा होगा, उसमें क्लास 6 का भी बुक है, क्लास 7 का भी है, और क्लास 8 का भी है ना? यहाँ पे आपका जो प्रारंभ हो रहा है वो क्लास 9th के बुक से प्रारंभ हो रहा, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, क्लास 9th के एनसीईआरटी के बुक से स्टार्ट करना है ना? और समाप्त कहाँ पे करना है? क्लास 12th, ठीक है? क्लास 12th की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 2 इकोनॉमिक्स है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? 2 इकोनॉमिक्स है, माइक्रो और मैक्रो। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, लिख कर रख लें। आपको क्लास 12th का जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है?
आपको केवल और केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपको केवल ये पढ़ना है। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग बुक्स हैं, है ना, एक माइक्रो का बुक है, एक आपका मैक्रो का बुक है। माइक्रो को बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, मैक्रो का तो पढ़ना है, लेकिन अभी क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुक को पढ़ने का गलती आप नहीं कीजिएगा। कारण क्या है कि ये काफ़ी टेक्निकल वे में लिखा गया है, काफ़ी कंसाइज और ब्रीफली लिखा गया है, तो जिसका बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स में वो समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए अभी आप इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं क्लास में ही पढ़ा देता हूँ, काफ़ी डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ। जैसे इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को पढ़ते हैं, या सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में आप पढ़ते हैं, है ना। तो मैं क्लास में आपको डिटेल में वो पढ़ा देता हूँ। तो मेरा क्लास कंप्लीट होने के बाद ही फिर आप जो है एनसीईआरटी क्लास 12th को रेफर करेंगे, है ना। तो ये 12th को आप अभी रहने दीजिए, इसमें आपको माइक्रो नहीं पढ़ना है, मैक्रो पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना है, आफ्टर कंप्लीटिंग माय क्लास, है ना। मेरा क्लास जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पढ़ना है आपको, है ना। तो इसको अभी रहने दीजिए। आप लोग को यहाँ पे प्रारंभ करना है जो वो क्लास 9th के एनसीईआरटी के बुक से करना है ना, राइट फ्रॉम हियर, है ना। आपको यहाँ से करना है, 9th का पढ़िए, 10th का पढ़िए। ये दो बुक्स को आप बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, है ना। थोड़ा सा आपको कॉन्टम्पलेट करना होता है। देखो, दो अलग अलग चीज होते हैं, एक पढ़ना और एक समझना। सिर्फ आप पढ़ने पे फोकस ना करें। अगर आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं, आप कुछ समझ नहीं रहे हैं, तो उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। आप दो पैराग्राफ ही पढ़िए, लेकिन आप ये सुनिश्चित कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं आपको भली भांति वो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये आपको करना है। तो 9th और 10th के बुक को आप आसानी से पढ़ लेंगे, उसको समझ भी लेंगे। यूपीएससी का जो आपका सिलेबस है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, उसकी जो सबसे बेहतरीन फंडामेंटल बुक जो मार्केट में उपलब्ध है वो क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है ना। ये बुक जो है सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक, और इस बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी करेंगे आगे, इसमें जो सबसे बेसिक या फंडामेंटल बुक जो है वो आपका क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है ना। इस बुक का नाम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नए बुक खरीदना चाहे तो नए बुक भी मिल जाएगा, और अगर आप फोटोकॉपी लेना चाहे तो फोटोकॉपी भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आपको बार बार पढ़ना है। ये क्लास 9th और क्लास 10th के बुक आपने एक दो बार पढ़ लिया, चैप्टर्स आपने समझ लिया, है ना, बस वहीं तक है। ना तो इससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ना तो बहुत सारी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे, बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आप इसको पढ़ेंगे, है ना। लेकिन चूंकि आपका जो सिलेबस है उसका जो सबसे फंडामेंटल बुक है वो क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक है ना। तो आप इस बुक को बार बार पढ़ेंगे, कम से कम 2 से 3 बार इस बुक को जरूर आप लोग पढ़ें, क्योंकि ये आपके फाउंडेशन को मजबूत करेगा, ठीक है। यही बुक जो है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझ को विकसित करेगा। देखिए, और सारे सब्जेक्ट्स में जैसे हिस्ट्री में अलग अलग है ना, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, बहुत सारे बुक्स जो है ओल्ड एनसीईआरटी बहुत अच्छे हैं। आपको ओल्ड एनसीईआरटी ये किया जा रहा। इकोनॉमिक्स में आप न्यू एनसीईआरटी को ही पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी को। इसका कारण क्या है ना, इकोनॉमिक्स डायनेमिक सब्जेक्ट है, ये बदलता रहता है। कई इकोनॉमिक पॉलिसी जो पहले हुआ करता था अब नहीं है। पुराने बुक को पढ़ोगे तो उस पॉलिसी के बारे में लिखा गया है जो कि अब समाप्त हो चुका है, वो है ही नहीं, तो उसके बारे में पढ़कर क्या करेंगे आप,
है ना। जो नए बुक्स लिखे जा रहे हैं उनमें नई योजनाओं को शामिल किया गया है। उसमें आंकड़े जो होंगे, है ना, जो डेटा होंगे नए होंगे, है ना। आप मान लो 1970 का डेटा को वहाँ पे लिख रहे हो, क्या फ़ायदा होगा? आपको लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करना होगा कि भारत में गरीबी कितना प्रतिशत है। आपको अब का डेटा प्रोवाइड करना होगा, ना कि 1970 का करना होगा, है ना। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि आप इकोनॉमिक्स में ओल्ड एनसीईआरटी नहीं बल्कि न्यू एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं, है ना। जिसमें कि जो सबसे फंडामेंटल बुक रह गया वो आपका क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो अब मैं आपके सामने आपका क्लास का एजेंडा मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये जो है आपके लिए एक रोड मैप को तैयार करेगा कि आपको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। तो आप दो चीज को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। आप दो चीज को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। एक तो मैं क्लास में जितना भी चीज आपको पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं करना, आपको घर में जाकर इसको जस्ट रिवाइज करें। एक या दो बार आप पढ़ें, लेकिन जिस दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं आप उस दिन ही जाकर पढ़ें, क्योंकि आप क्लास सुनकर जा रहे हैं, है ना। वो सारा चीज़ दिमाग में आपके बैठा हुआ है। आपको मैंने क्लास में लिखवाऊंगा, वो पढ़ेंगे। आपको प्रिंटेड नोट्स भी दिए जाएंगे, है ना, जो थोड़े से डिटेल में होंगे, है ना। प्रिंटेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसे भी जाकर आप पढ़ेंगे, ताकि बहुत सारी चीज़ जो आप क्लास में समझ नहीं पाए हैं वहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो घर में जाकर आपको यही करना है, क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। मैं प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, वो भी आप रिवाइज कर लेंगे। आप ये डेली बेसिस में करें। आज मैंने एक्स चैप्टर पढ़ा है, एक्स को आप कर ले रिवाइज। वाई चैप्टर पढ़ा है, वाई को आप कर ले रिवाइज। ये आपका एक करना होगा, ये काम एक होगा। दूसरा काम जो है, आप फंडामेंटल को मजबूत करें। एनसीईआरटी के बुक को पढ़ना स्टार्ट करें। एक एक चैप्टर ही पढ़ें, ज़्यादा मतलब आप जल्दबाजी में ना पढ़ें, है ना। एक एक चैप्टर को ही पढ़ें, लेकिन समझ समझ कर पढ़ें। जल्दबाजी में आप ना पढ़ें इसे, ठीक है। जल्दबाजी में पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट तो हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप नहीं हो पाएगी, और वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। भले थोड़ा समय लग जाए, है ना। आप लोग टेंडर एज में है, काफ़ी कम उम्र है आप लोगों की, है ना। तो थोड़ा समय लग जाए वो सही है, लेकिन आप समझ समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है। हड़बड़ी करेंगे तो फिर आप मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। तो एक तो मेरा क्लास नोट्स को आप रिवाइज करते जाएंगे, दूसरा एनसीईआरटी में क्लास 9th 10th, और पूरा फोकस आपका किस पे रहेगा? आपका क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या पढ़ाऊँगा आने वाले समय में, आपको लेक्चर प्लान हो सके तो मैं आप लोग को लेक्चर प्लान भी प्रोवाइड कर दूंगा सर के माध्यम से, है ना। इसको तो रहने दीजिए, लेकिन क्लास 11th की जो एनसीईआरटी बुक है, जिसको मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपका फंडामेंटल बुक है ना। इस बुक में क्या क्या लिखा गया है, आपको कैसे पढ़ना है, उसका मैं आपको एक समरी जो है क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि इसको जब आप पढ़ेंगे तो उसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि इस क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में आप भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो जब हम अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था की विकास की बात करते हैं, तो पहला प्रश्न यह उठता है कि हम विकास को किस समय से देख रहे हैं। आखिर हम यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को हम किस समय से देख रहे हैं? क्या हम वैदिक काल से देखेंगे, या लेटर वैदिक जो काल है उससे देखेंगे, या मौर्य के समय से देखेंगे, या गुप्त काल से देखेंगे, या फिर मुगल के समय से देखेंगे? कहाँ से हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास को देखना है? तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए आपको उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है बिल्कुल अलग था, है ना। आज के मॉडर्न स्वरूप में जो इंडियन इकॉनमी है ना, जैसे आज हम एग्रीकल्चर को देखते हैं, आज हम इंडस्ट्रीज को देखते हैं, आज हमारे सर्विस सेक्टर है उत्पादन के लिए, ये जो प्रेजेंट फॉर्म में है, इस अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है वो किस समय से हुआ है, आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो इनफैक्ट इस बुक में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो कहानी बताई गई है वो 1947 से बताई गई है, यानी जब भारत से ब्रिटिश राज की समाप्ति हुई,
है ना। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है कब से? 1947 से। आप भारत की अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं? फ्रॉम 1947। दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम यू आर रीडिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। और यहां से प्रारंभ करते हुए अभी वर्तमान समय में क्या स्थिति है भारत की अर्थव्यवस्था का, है ना, वो सारा जो है आपको इस बुक में बहुत ही बेहतर तरीके से मिलेगा। आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पूरा जो समझ है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में या इसकी समस्या के बारे में, वो आपके सामने प्रलक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था या भारत जो है करीब 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, है ना। हम उपनिवेश थे, अंग्रेजों के द्वारा हम यहाँ पे रूल किए जाते थे। करीब 200 साल तक हम उनके अधीन थे। और जब 1947 में वे भारत छोड़कर गए, हमें आज़ादी मिली, तो अब हमारे लिए यह पता करना ज़रूरी था कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, क्या लोगों को रोज़गार मिल पा रहा है या नहीं, क्या लोग अमीर है या गरीब है, क्या वे बेहतर भोजन ले पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार के लिए कौन कौन से एवेन्यूज़, कौन कौन से अवसर हमारे सामने हैं। ये सारा जो है अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का विषय होता है ना। अर्थशास्त्र के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं कि लोगों की स्थिति कैसी है। अगर हम कहें कि अमेरिका की इकॉनमी जो है हमसे डेवलप्ड है, हमसे विकसित है, इसका मतलब है वहाँ के लोगों का रहन सहन जो है हमसे बेहतर है। इकॉनमी की स्थिति से हम लोगों की स्थिति के बारे में जान पाते हैं। तो 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया छोड़कर गए तो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम यहाँ के लोगों के स्थिति के बारे में जानें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है उसके बारे में हम लोग पता करें। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो इसी बात के ऊपर केंद्रित है। फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज़ादी के समय, ये फर्स्ट चैप्टर है, आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में बताया गया है कि आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, है ना। हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। और आप किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन किन किन आधारों पर करते हैं? आप कैसे पता करेंगे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर है या अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है खराब है? जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको यह मूल्यांकन करना आ जाएगा, है ना। इसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताया गया है, कब की स्थिति को बताया गया है? आज़ादी के समय, यानी 1947 में भारत की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी वो कैसी थी, उसको जो बताया गया कुछ आधारों को समक्ष में रखकर बताया गया है ना। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति को आपको जानना है तो सबसे पहले आप यह देखते हैं कि उस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के सेक्टर होते हैं, उत्पादन के क्षेत्रक जो होते हैं, उनका निष्पादन कैसा है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि उत्पादन जो है 3 अलग अलग सेक्टर्स में किए जाते हैं, है ना। सुने होंगे आप लोग, एक है आपका प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है आपका टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। लोगों को रोजगार जो है इन्हीं सेक्टर्स में प्राप्त हुए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा सेक्टर। 3 सेक्टर में जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और इन 3 सेक्टर्स के निष्पादन की वजह से या 3 सेक्टर के निष्पादन के आधार पर आप अर्थव्यवस्था की स्थिति को बता सकते हैं। ठीक है,
अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्या है आपका, कृषि। सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है प्राइमरी सेक्टर का वो एग्रीकल्चर है ना। इसमें आप लोग सभी जानते हैं उद्योग आते हैं, और इसमें आप लोग सभी जानते हैं सेवा, है ना। सेवा जैसे परिवहन की सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मैनेजमेंट, टूरिज्म, है ना, कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट, बैंकिंग, बीमा, ये सारे सेवा सेक्टर में आते हैं। व्यापार, व्यापार भी सेवा सेक्टर में आता है ना। तो बैंकिंग, बीमा, व्यापार, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टूरिज्म, है ना, पर्यटन, ठीक है ना, ये सारे जो है सर्विस सेक्टर में आते हैं। एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सारे। तो लोगों को इन तीनों सेक्टर में ही रोजगार मिलता है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी, उस वक्त जो है आपका सर्विस सेक्टर जो है अपने नेसेंट स्टेज में था। नेसेंट मतलब अपना प्रारंभिक अवस्था में था, यानी इस सेक्टर में रोजगार के अवसर नहीं के बराबर थे। ठीक है, इस सेक्टर में रोजगार के अवसर नहीं के बराबर थे। आज जितने भी कार्यबल है हमारा, उसका करीब 30% लोग जो है सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। 30% लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। कुछ लोग बैंकिंग में हैं, कुछ लोग एयरलाइंस में हैं, कुछ लोग आपका बीमा में हैं, कुछ लोग पर्यटन उद्योग में हैं, कुछ लोग हम जैसे, है ना, एजुकेशन में हैं, कुछ लोग हेल्थ केयर सर्विसेज में हैं। तो कुल कार्यबल का, टोटल वर्कफोर्स का एटलीस्ट 30% ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन टर्सरी सेक्टर, है ना। लेकिन उस समय यह बताया गया इस चैप्टर में कि टर्सरी सेक्टर जो है अपने शैशव अवस्था में थी, विकास नहीं हो पाया था। ना तो इतने अवसर हुआ करते थे रोजगार के, और ना ही इतना प्रोफेशन हुआ करता था उस समय। तो यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, है ना, यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। औद्योगिक स्थिति कैसी थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे कि ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से जो है हमारे जितने परंपरागत उद्योग धंधे थे वो सारे क्या हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे, है ना। जितने भी परंपरागत उद्योग धंधे थे, खासकर इंडिया का जो पूरा विश्व में स्थान था वो हैंडीक्राफ्ट्स में था, है ना। हाथ से बने हुए चीज़ों को, चाहे कपड़े हो या फिर और अन्य वस्तुओं हो, हम उसे बनाकर जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हम निर्यात क्या करते थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उसमें हमें नंबर 1 स्थान प्राप्त था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो है हमारे जितने भी परंपरागत उद्योग धंधे थे वो सारे नष्ट हो गए। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो चुका था तब तक, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में 1688 का, है ना, आपने औद्योगिक क्रांति पढ़ा होगा। तो ब्रिटेन में जो है उत्पादन हो रहा था मशीन से, और हम लोग उत्पादन कर रहे थे हाथों से, है ना। ब्रिटेन के लोग क्या करने लगे, हमारे रॉ मटेरियल को यहाँ से काफ़ी कम दाम में लेकर जाते थे, अपने कंट्री में फाइनल प्रोडक्ट को बनाते थे मशीन के माध्यम से, और उसे फिर इंडिया में ही बेचते थे। रॉ मटेरियल की कीमत हमेशा फाइनल प्रोडक्ट से कम होती है, है ना। रॉ मटेरियल की कीमत फाइनल प्रोडक्ट से कम होती है, तो वे हमसे रॉ मटेरियल कम कीमत पर खरीद लेते थे और उसे अपने देश में फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील करके भारत में बेचते थे। यही कारण था कि उन्होंने भारत में रेलवे की स्थापना की। रेलवे की स्थापना जो 1853 में की गई थी, उसका उद्देश्य जो है भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करना नहीं था, उसके 2 उद्देश्य थे। क्यों ब्रिटेन की सरकार ने भारत में रेलवे की नींव डाली, इसके 2 कारण थे। पहला कारण था अपने सामानों को, अपने चीजों को, अपने फाइनल प्रोडक्ट को भारत के कोने कोने में बेचना, अपने वस्तु के लिए मार्केट तैयार करना। समझ रहे हैं आप लोग, अपने वस्तु के लिए क्या करना, मार्केट तैयार करना। क्योंकि रेल होगा तो रेल के माध्यम से भारत के कोने कोने में अपने सामानों को आसानी से बेच पाएगा। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन था ताकि कहीं पे भी भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है, तो उस विद्रोह को कुचलने के लिए, है ना, यहां से सैनिकों को आसानी से भेजा जा सके, है ना। रेलवे होगा तो सैनिकों को आसानी से भेजा जा सकेगा। किसी भी स्थान में रिवोल्ट हुआ तो रिवोल्ट को वो आसानी से कुचल पाएंगे। ये 2 उद्देश्य के साथ
ब्रिटेन की सरकार ने भारत में रेलवे की नींव डाली थी। और जब उनके सामान हमारे देश में आने लगे तो चूंकि मशीन से बने हुए थे, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हुआ करते थे, और हाथ से बनाने में काफ़ी समय लगता है। जब तक आप एक कपड़ा तैयार कर रहे हैं, वे 500 कपड़े तैयार कर लेंगे मशीन की मदद से। उन्होंने पूरे अपने मार्केट को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और धीरे धीरे हमारी वस्तुओं की बिक्री क्या हो गई, कम हो गई। भारत के ही लोग अब किसके वस्तु को खरीद रहे हैं, जो ब्रिटेन से आ रहे हैं, देखने में अच्छे हैं, उनकी कीमत भी क्या है, कम है ना। हमारी वस्तुओं की कीमत ज़्यादा है, देखने में उतने सुंदर नहीं है। उनका मार्केट जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया, और हमारे जो परंपरागत उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, चौपट होने लगे। तो इसमें जो रोजगार के अवसर होने चाहिए थे 1947 के समय, हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ज़्यादातर लोग 1947 में कहाँ पर इन्वॉल्व है, कृषि में, है ना। आप इसी चैप्टर में स्टैटिस्टिक दिया गया है, डेटा दिया गया, आप पढ़ेंगे कि उस समय कुल कार्यबल का 72% लोग जो है किस पर डिपेंड थे, कृषि पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे, जहां पर इनकम आपको कम मिलता है ना। आप उस सेक्टर में इन्वॉल्व है जहां पर इनकम आपको कम मिलता है, तो क्या लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, है ना। अभी ये घटकर करीब 49 से 50% लोग रह गए हैं जो कि कृषि में डिपेंडेंट है। उस समय ये आपका 72% हुआ करता था, राइट। और ये जो पिक्चर है आपको ये बता रहा कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है दयनीय थी, खराब थी, है ना। जो अर्थव्यवस्था जितना उन्नत होगा, जितना विकसित होगा, उस अर्थव्यवस्था में सेवा और उद्योग सेक्टर में रोजगार के अवसर उतना ही ज्यादा होगा, है ना। और लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है कृषि सेक्टर में कम से कम होगा। अभी मैं आपको वर्तमान समय में अगर मैं आपको डेटा प्रोवाइड करूं तो यूएस और यूके, दो विकसित देश आप लोग जानते हैं, यूएस और यूके में वर्तमान समय में केवल 2% उनकी जनसंख्या का, है ना, उनकी जनसंख्या का केवल 2% लोग जो है केवल कृषि पर आश्रित है। ज्यादातर लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर में, और ये विकसित होने की एक पहचान है। जो कंट्री जितना पिछड़ा होगा, जितना गरीब होगा, उसमें आप ठीक उल्टा देखेंगे, है ना। ऐसे इकॉनमी में आप क्या देखेंगे, ज्यादा लोग कहां पे इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इन दोनों सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट जो है कम होगा। सो उस समय देखिए, आजादी के समय आपको ठीक यही पिक्चर आपके सामने आ रहा है ना। मैंने आपको बताया कि सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, इस सेक्टर में रोजगार नहीं थे, इस सेक्टर में रोजगार के अवसर समाप्त हो चुके थे ब्रिटिश की डिफेक्टिव पॉलिसी की वजह से। तो ज्यादातर लोग कृषि पर आश्रित थे, है ना। और इस आधार पर जो है निष्कर्ष दिया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था 1947 में क्या थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, है ना। मैं एग्जैक्टली आपको पॉइंट बता रहा हूं कि कैसे आप किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, किन किन आधारों पर करते हैं, आपको क्या चीज देखना चाहिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि इकॉनमी अच्छी है या इकॉनमी की स्थिति बुरी है, राइट। तो आप पहला चीज यही देखते हैं, है ना। अगर आपको, हाँ ठीक है, अगर आपको ये देखने को मिलता है कि इन दोनों सेक्टर में रोजगार के अवसर ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व है, कम लोग कृषि सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो आप तुरंत समझाइए कि इकॉनमी क्या है, उन्नत है ना। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर कृषि सेक्टर में ज़्यादा लोगों की डिपेंडेंसी है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मानते हैं। यस, पूछिए। हाँ जी, क्योंकि उत्पादन का संबंध नहीं है कितने लोग काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि ज़्यादा लोग काम करें तो ज़्यादा ही उत्पादन हो। उत्पादकता और उत्पादन अलग अलग चीज़ है ना। उत्पादकता का मतलब होता है कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे आप कितना उत्पादन कर रहे हैं। चाइना हमसे 3 गुना कम जमीन पर खेती कर रही है, आपको पता होना चाहिए, है ना। भारत में कृषि के अंदर जितना एरिया है, भारत में कृषि के अंदर जितना एरिया है, चाइना में आप देखेंगे उसका 3 गुना कम है कृषि के अंदर, है ना। यानी चाइना जो है हमसे 3 गुना कम खेतों में खेती का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उत्पादन जो है हमसे 3 गुना ज्यादा है। अगर मान लो कि हम लोग
पूरे इस क्लासरूम में खेती कर रहे हैं, तो चाइना मात्र इतना दूर में ही खेती कर रहा। ठीक है, इसके बावजूद भी जो है उनका उत्पादन जो है हमसे 3 गुना ज़्यादा है। ये कैसे हो पाया? क्योंकि उनकी खेत की उत्पादकता जो है हमसे ज़्यादा है। हमारा 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे मान लो कि हम लोग 1000 क्विंटल चावल का उत्पादन करते हैं, वो उतना ही भूमि में वो 5000 क्विंटल चावल का उत्पादन कर रहा। ठीक है, तो उत्पादकता मायने रखता है, ना कि उत्पादन और कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तभी हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ की थी। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तभी हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ की थी, है ना। 36 करोड़ की जनसंख्या, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। केवल हमारा साक्षरता का जो दर था केवल 16% था, 16%। महिलाओं में साक्षरता की दर उस समय 7%, है ना। और हम टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो क्या आप समझ सकते हैं कि जितने भी ज़्यादा लोग काम करें, क्या उत्पादन बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है, पुरानी टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं, वे कम पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। और यही कारण था कि हम खाद्य सुरक्षा को लेकर तभी सुनिश्चित नहीं थे, असुरक्षा का एक माहौल बना हुआ था, है ना। आगे समझ में? हम्म। तो ये एक पैरामीटर है जिसके आधार पर यहाँ पे बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, और किन किन आधारों पर आप अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताते हैं, इस फर्स्ट चैप्टर में लिखा गया है। एक वहां पे बताया जाता है कि आधारिक अवसंरचना कैसी है। ठीक है, आधारिक अवसंरचना कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं आप लोग? इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हमें कुछ आधारिक अवसंरचना चाहिए। जैसे सड़क होनी चाहिए, है ना, अगर इसको रोड कहें या परिवहन भी कह दो, होना चाहिए। रेलवे होना चाहिए, पावर प्लांट्स होने चाहिए, पावर प्लांट्स होने चाहिए जहां से बिजली प्राप्त हो हमें। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल्स होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए, ये सामाजिक। फिर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, और ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। परिवहन होने चाहिए, रेलवे होने चाहिए, पावर प्लांट्स होने चाहिए, बंदरगाह होना चाहिए, एयरपोर्ट्स होना चाहिए। इनके बिना विकास संभव नहीं है ना। जो भी अर्थव्यवस्था विकसित है वहां पे आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, अच्छी सड़क है वहां पे, रेलवे का विस्तार काफी ज्यादा है, वहां पे एयरपोर्ट्स, बंदरगाह काफी विकसित है, वहां पे स्कूल्स, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स जो है बहुत ज्यादा है ना। और जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था होंगी वहां पे आप देखेंगे इसकी भारी कमी पाई जाएंगी, है ना। अफ्रीका के देशों में देखोगे वहां पे अच्छे सड़क नहीं है, कच्ची सड़क आपको देखने को मिलेगा, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, स्कूल्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, राइट। पावर प्लांट्स नहीं है, अंधेरा रहता है, बिजली नहीं मिल पाते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड्स यूज के लिए हो या इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए हो। ठीक भारत की स्थिति को बताया गया उस समय ऐसे ही, है ना। रेलवे को हमने स्टार्ट तो किया था 1853 में, लेकिन 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो कुछ ही किलोमीटर्स तक जो है रेलवे था। ज़्यादातर सड़क जो है कच्ची सड़क हुआ करती थी, जो कि मानसून के समय में वो पूरा क्या हो जाता था, गायब हो जाता था, है ना। इस आधार पर भी फिर निष्कर्ष में कहा गया कि जब भारत को आज़ादी मिली, भारत उन्नत नहीं बल्कि एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। आगे समझ में? तो ये 2 क्राइटेरिया के बेसिस में बताया गया। फिर तीसरा क्राइटेरिया के बेसिस में बताया जाता है, वो है आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल। वहां की जो डेमोग्राफी है, वहां की जो जनसंख्या है, उसकी प्रोफाइल कैसी है ना, उसकी प्रोफाइल कैसी है, जनसंख्या का प्रारूप या प्रोफाइल कैसा है ना। अर्थव्यवस्था विकसित है या अविकसित है, इस बात को आप उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों के प्रोफाइल को देखकर आप समझ पाएंगे। और लोगों के प्रोफाइल को आप कैसे देखेंगे? आप देखेंगे कि उनमें शिक्षा का स्तर कितना है, साक्षरता दर, है ना, साक्षरता दर कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी औसतन उस अर्थव्यवस्था में लोग कितने साल तक जीवित रहते हैं, जीवन प्रत्याशा कितनी है। ठीक है, जन्म दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है,
ये सारे चीज जो है, फिर आपका लिंग अनुपात कितना है, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात कितना है, ये सारे चीज जो है डेमोग्राफी के प्रोफाइल को बताते हैं, अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों के प्रोफाइल को बताते हैं। ठीक है, वे कितना पढ़े लिखे हैं, उनमें जीवन प्रत्याशा कितनी है, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, लिंग अनुपात कितनी है। और यह समझना कठिन नहीं है कि जो अर्थव्यवस्था जितना विकसित होगा, साक्षरता दर उतनी ही ज्यादा होंगी। जानते हैं आप लोग, है ना। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मात्र कुल जनसंख्या का 16% लोग जो है साक्षर थे। ठीक है, 1947 में 16% लोग केवल साक्षर थे। जीवन प्रत्याशा आप लोग समझते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो हम कितना साल जीने की उम्मीद रखते हैं। इंडिया में औसतन लोग कितने साल तक जीवित रहते हैं, 70, 60, 70, इतना, है ना। आप दूसरे विकसित देशों को जाइएगा, है ना, वहां पे औसतन लोगों की आयु हमसे ज्यादा है ना। अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इन सारे कंट्रीज में आप देखेंगे लोग 80 से 85 साल आराम से जीते हैं, अच्छे हेल्थ के साथ जीते हैं। हम 60 साल 70 साल में ही हम लोग यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, हम उतने क्वालिटेटिव भोजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, हेल्थ सेक्टर का जो है उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रखा है ना। पानी जो पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो दूषित है, पर्यावरण जो है वो सही नहीं है, वायु प्रदूषण जो है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी क्या है, समस्या है। राइट, इन वजह से हमारा जीवन प्रत्याशा जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। राइट, जन्म दर और मृत्यु दर आप देखेंगे, जो अर्थव्यवस्था जितना पिछड़ा है वहां पे जन्म दर भी ज्यादा होगा, मृत्यु दर भी ज्यादा होगा। अर्थव्यवस्था अगर पिछड़ी हुई है तो वहां पे जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों ज्यादा होंगे। जन्म दर ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, लोगों में साक्षरता की कमी है, वे स्मॉल साइज ऑफ फैमिली के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं, है ना, कि छोटा परिवार होने का क्या फायदा है वो समझ नहीं पाते हैं। अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है तो हेल्थ केयर फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है ना। वे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज़ के बारे में नहीं जानते कि कैसे हमें उसके प्रयोग से जो है हम अपने परिवार को सीमित रख सकते हैं, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटी उनके सामने नहीं है। और यही वजह से जो है वहाँ पे जन्म दर ज़्यादा होता है। मृत्यु दर ज़्यादा होने का भी यही कारण है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, पानी पीने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रदूषित है ना। आपका एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। चूँकि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, मृत्यु दर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और फिर लिंग अनुपात भी एक तरह से सामाजिक, ये ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं, एक सोशल इंडिकेटर है ना, कि समाज कितना पिछड़ा हुआ है। जो समाज जितना पिछड़ा होगा आप देखेंगे वहाँ पे महिलाओं की स्थिति जो है उतनी ही खराब होगी, उसके नंबर्स भी कम होंगे। भारत इस चीज़ को भलीभांति समझता है ना। सेक्स रेशियो जो है काफ़ी एडवर्स है महिलाओं के लिए। आपको पता होना चाहिए कि हर एक 1000 पुरुष पर जो है 940 या 937 महिलाएं हैं, है ना। नंबर ऑफ फीमेल जो है पर 1000 ऑफ मेल्स जो है काफ़ी कम है। कुछ ही राज्य हैं जहाँ पे, जैसे केरल, है ना, कुछ ही राज्य है जहाँ पे सेक्स रेशियो जो है ये महिलाओं के फेवर में है। ज़्यादातर जगहों में, खासकर आप पंजाब, दिल्ली, हरियाणा देखेंगे, है ना, ये जगह जो है उत्तर भारत का जो ये जगह है ये जाना जाता है एडवर्स सेक्स रेशियो के लिए। ये सामाजिक पिछड़ापन को बताता है। तो इस आधार पर भी उस समय की जो स्थिति बन रही है उससे पता चल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। और फिर और एक क्राइटेरिया को यूज किया गया है अर्थव्यवस्था की स्थिति को मूल्यांकन करने के लिए, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, है ना। यह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। इससे भी हमें पता चलता है कि अर्थव्यवस्था उन्नत है या पिछड़ी हुई है। जो अर्थव्यवस्था जितना ज्यादा उन्नत होगा, है ना, जो अर्थव्यवस्था जितना ज्यादा उन्नत होगा उस अर्थव्यवस्था का योगदान जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज्यादा होगा, निर्यात और आयात दोनों में, है ना। निर्यात में भी ज्यादा होगा उसका हिस्सेदारी और आयात में भी होगा।
और भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है यूनिलैटरल हुआ करता था उस समय। हम केवल कच्चा माल को बेचते थे, हम फाइनल प्रोडक्ट को नहीं बनाते थे। निर्यात हम किसका करते थे? कच्चा माल का, है ना। और किसको हम बेचते थे? केवल और केवल ब्रिटेन को बेचते थे, जो हमारा पॉलिटिकल मास्टर हुआ करता था। हमारे व्यापारिक संबंध जो है केवल और केवल किससे था? एक ही कंट्री के साथ था, वो था ब्रिटेन से। तो इस अर्थ में भी जो है भारत एक क्या थी? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, है ना। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो इन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर जो है प्रूफ किया जाएगा, निष्कर्ष पे लाया जाएगा आपको कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 के समय जो है एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, है ना। अब इस सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए हमने क्या किया? भारत अब आजाद हो चुका था, इसे फ्रीडम मिल चुका था। अब इस सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए हमने क्या किया? इस आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए हमने विकास का एक मॉडल को अपनाया, है ना, जिसे हम प्लानिंग के नाम से जानते हैं, है ना। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? भारत में प्लानिंग की शुरुआत की गई, हिंदी में हम इसे नियोजन कहते हैं। ठीक है, हमने नियोजन या प्लानिंग की शुरुआत की इस सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए। और इसलिए जो सेकंड चैप्टर है उसमें प्लानिंग के बारे में समझाया गया, नियोजन के बारे में आपको समझाया गया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बुक को जो है बहुत ही अच्छे लॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया है, जिसे आप एक एक करके चैप्टर को पढ़ते चले जाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो चूंकि हमने आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए नियोजन की शुरुआत की भारत में, तो दूसरा चैप्टर जो है नियोजन के ऊपर है, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। आप लोग सभी को पता होना चाहिए कि हमने इस मॉडल को रसिया से अपनाया था, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस जो है हमने उसको बोरो किया है ना। बहुत सारे प्रोविजंस को हमने क्या किया है? बोरो किया है ना। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आया? यूएसए से आया, अमेरिका से आया, है ना। तो उसी तरीके से जो है हमने इकोनॉमिक मॉडल को जो अडॉप्ट किया था डेवलपमेंट के लिए, वो रसिया से अडॉप्ट किया था, क्योंकि रसिया यूएसएसआर तभी कहा जाता था उसे, है ना। तो यूएसएसआर जो है ये पहला कंट्री था जिसने प्लानिंग की शुरुआत की थी, लेकिन वहां पे 12 वर्ष का प्लानिंग हुआ करता था। हमने कितने साल का प्लानिंग? 5 इयर्स, है ना। हमने 5 इयर्स प्लानिंग की शुरुआत की भारत में। कब से शुरुआत की हमने? 1951 से। 1950 में प्लानिंग कमीशन को स्थापित कर लिया गया, तो 1951 में पहला प्लानिंग का जो ड्यूरेशन रहा 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरा आपका इसके बाद, है ना, आपका 56 से लेकर 61 तक, इस तरीके से आपका आगे बढ़ा, है ना। तो इस प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, 5 साल में हमें क्या क्या डेवलपमेंट करना है सामाजिक और आर्थिक एरियाज में, समझ रहे हो आप लोग? कितने रोड्स बनाने हैं, कितने पावर प्लांट्स बनाने हैं, कितना हॉस्पिटल्स का निर्माण करना है, साक्षरता दर को कितनी बढ़ाई जाए, सेक्स रेशियो को कितना इंप्रूव करना है। हम लोग एक टारगेट फिक्स करते हैं पहले से ही, और 5 वर्षों में अपने संसाधनों का प्रयोग करके हम उस टारगेट को क्या करना चाहते हैं? अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो वी फर्स्ट सेट द टारगेट एंड देन वी ट्राई टू अचीव दोज टारगेट्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिसोर्सेस एट आवर डिस्पोजल, है ना। हमारे पास जो भी रिसोर्सेस होता है उसके बेसिस पे हम उन टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस अंडर प्लानिंग, और इंडिया ने इसी चीज को अपनाया जिसे हम 5 इयर्स प्लान कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो है आपको प्लानिंग के बारे में जानकारी दी गई है। कैसी जानकारी? की प्लानिंग होता क्या है, व्हाट इज प्लानिंग, है ना। कितने तरह के प्लानिंग होते हैं, आ रहा समझ में आप लोग को? जैसे कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग पढ़ेंगे, इंडिकेटिव प्लानिंग पढ़ेंगे, डायरेक्शनल प्लानिंग पढ़ेंगे, कई तरह के प्लानिंग होते हैं, उसको आपको समझाया गया। फिर प्लानिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं ये बताया गया। फिर भारत में प्लानिंग कितना सफल रहा इस पे चर्चा की गई है, और कहां कहां पे हम सफल नहीं रहे, प्लानिंग की क्या क्या शॉर्टकमिंग्स रही है, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस रही है, उसको भी यहां पे बताया गया। समझ रहे हो आप लोग,
है ना। तो कितने सीक्वेंस में लिखा गया है? फर्स्ट चैप्टर में आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वी आर द बैकवर्ड इकोनॉमी, एंड देन इन ऑर्डर टू रिमूव दोज बैकवर्डनेस वी अडॉप्टेड प्लानिंग। तो सेकंड चैप्टर में प्लानिंग के बारे में लिखा गया कि व्हाट इज प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग इन इंडिया, सक्सेस एंड फेलियर, है ना। हम किन किन अर्थों में हम सक्सेस हुए और किन किन अर्थों में हम असफल रहे हैं। ठीक है। तो एक जो यहां से 1950 से हमने प्रारंभ किया, 1990 आते आते, यानी 40 वर्षों में आप देखेंगे, है ना, 1990 आते आते जो है भारत के सामने आर्थिक संकट या समस्या जो है उत्पन्न हो गया। अब हमारी इकॉनमी जो है डूबने के कगार पे थी। अभी कौन सी इकॉनमी डूबने के कगार पे है? किस इकॉनमी के बारे में आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि वहां पे बहुत ही ज्यादा क्राइसिस है? वेरी गुड, श्रीलंका के बारे में, है ना। श्रीलंका के बारे में लोगों को भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, है ना। लोग अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए लाखों रुपए के अपने गोल्ड और ऑर्नामेंट्स को बेच रहे हैं। लाइट्स नहीं है, मेडिसिन नहीं मिल रहे, बच्चों के लिए दूध उपलब्ध नहीं है, भोजन का मूल्य जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इतनी बड़ी क्राइसिस है। तो ठीक इसी तरह की जो इकोनॉमिक जो समस्या या संकट उत्पन्न हुआ था भारत के सामने, वो, हाँ जी, देखिए कारण जो है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का वो बताया जा रहा है कि उनका फिजिकल मैनेजमेंट जो है सही नहीं रहा, है ना। फिजिकल मैनेजमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो राजकोषीय नीति, आप लोगों से अगर टैक्स नहीं वसूल करेंगे और उनको छूट पे छूट और फ्री के सामान देते जाएंगे, तो अंततः क्या होगा? आपके सामने आपके सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न होंगी, है ना। तो एक बड़ा कारण जो है वहां पे फिजिकल मिसमैनेजमेंट रहा है। जितनी रेवेन्यू श्रीलंका गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए थी, गिवन द साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका, उसका 1/3 भी रेवेन्यू उसके पास नहीं है। ठीक है। तो उस फिजिकल मिसमैनेजमेंट की वजह से ये क्राइसिस हमें देखने को मिला। इंडिया के सामने इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी समस्या थी, है ना, जो कि संकट का रूप धारण कर लिया था 1990 में। वो अलग बात है ना, वो अलग बात है। तो 1990, है ना, क्या क्या समस्याएं थी? देखिए यहां पे आप पढ़ेंगे 1990 में जो है हमारे सामने भुगतान शेष का संकट आया था, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आई थी, या इसे मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार का संकट आ गया था, है ना। हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो केवल $1 बिलियन, 1 बिलियन, बिलियन का मतलब होता अरब, है ना, अंग्रेजी में हम उसको बिलियन कहते हैं। आज हमारे पास कितना अरब डॉलर है जानते हैं आप लोग? विदेशी मुद्रा भंडार इंडिया के पास कितना है? करीब 630 अरब डॉलर है हमारे पास। 630 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है भारत के पास। लेकिन इस विदेशी मुद्रा का हम लोग करते क्या है? क्यों चाहिए किसी भी अर्थव्यवस्था को? आखिर हमें विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता क्यों है? हमें डॉलर क्यों चाहिए? हमें पाउंड क्यों चाहिए? अलग देश की करेंसी की जरूरत क्यों होती है? हमें तो इंडिया में क्या है, रुपए चाहिए, रुपए से सारा ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेकिन जब आप अन्य देशों से ट्रांजैक्शंस करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, तो उसमें आप रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। हम जो आयात करेंगे, मान लो कि किसी कंट्री से, हम उसे पेमेंट जो है, भुगतान जो है, रुपए में नहीं कर सकते हैं, है ना। वर्ल्ड के कुछ करेंसीज है जिसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी का खिताब मिला है, उन्हीं करेंसीज में जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं। और कोई भी अर्थव्यवस्था जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ना। सभी अर्थव्यवस्थाओं को दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो हम बहुत सारे चीजों को बाहर के देशों से क्या करते हैं, आयात करते हैं। आयात के बदले हमारे पास क्या होना चाहिए? विदेशी मुद्राएं होनी चाहिए, अन्यथा आयात रुक जाएगा। आयात रुकेगा तो विकास की जो प्रक्रिया है वो भी क्या होगी, अवरुद्ध होंगी, है ना। उत्तर कोरिया तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो आइसोलेटेड है,
और यही कारण है कि वहाँ पे जो है डेवलपमेंट्स नहीं के बराबर है। वहाँ के लोगों की स्थिति के बारे में ज़रा आप जानने की कोशिश कीजिए तो आपको पता चलेगा, है ना, है ना। कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है, अपने लोगों और उनके राइट्स को वो क्या करते हैं, सप्रेस करते, दबा के रखते हैं। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, यहाँ पे ये करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, राइट। तो अगर नॉर्थ के कोरिया जो है आइसोलेटेड है, नॉर्थ कोरिया अगर आइसोलेटेड है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा, समझ रहे हैं ना। वो आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है, काफ़ी पिछड़ा हुआ कंट्री है, राइट, है ना। तो ये समस्या यही था आपका कि हमारे सामने विदेशी करेंसी की जो है भंडार वो घटकर जो है केवल $1 अरब रह गया था। तो अब हमारे सामने ना तो हम आयात कर पाएंगे, ना तो हम अपने एक्सटर्नल लोन पे ब्याज दे पाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। हम कई देशों से, कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से क्या करते हैं, उधार लेते हैं, समझ रहे हैं? जैसे हम विश्व बैंक से उधार ले सकते हैं, आईएमएफ से उधार ले सकते हैं, या बायलैटरल बेसिस पे हम देशों से उधार ले सकते हैं। उस उधार के बदले हमें समय समय पे क्या है, ब्याज देना पड़ता है। लेकिन ब्याज क्या आप रुपए में अदा करते हैं? नहीं, वे रुपए को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, और आपके पास डॉलर खत्म हो गया। तो इंडिया के सामने यही स्थिति थी, हम बैंकक्रप्ट हो चुके थे। हम अपने उधार को चुका नहीं सकते, उस पर ब्याज भी नहीं दे सकते, ना ही हम आयात कर सकते थे, है ना। और इसके अलावा जो है दो और समस्या थी, एक इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का, वस्तुओं और सेवाओं के दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। इन्फ्लेशन करीब 14% पहुंच गया था। और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट के बजट में भी हमें घाटा देखने को मिल रहा था, है ना। गवर्नमेंट का खर्च ज़्यादा और राजस्व कम, जैसा कि अभी मैंने श्रीलंका के बारे में बताया। ये तीनों स्थिति जो है एक संकट का रूप हमारे सामने बनकर आता है, राइट, है ना। और इस संकट से उभरने के लिए फिर हमें 1991 में आर्थिक सुधार करना पड़ा। आ रहा समझ में? ये संकट या ऐसा संकट जो है दोबारा ना उत्पन्न हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कब की? 1991 की। तो तीसरा चैप्टर जो है ये आर्थिक सुधार पर ही है। आर्थिक सुधार कब की? आर्थिक सुधार 1991 की। देखिए कितने सीक्वेंस में इस बुक को लिखा गया है ना। पहला आपको बताया गया आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी, है ना। फिर बताया गया नियोजन के बारे में, चूंकि हमने अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नियोजन को हमने अपनाया था, तो नियोजन के बारे में बताया गया। तीसरा, 1990 में चूंकि हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तो हमें आर्थिक सुधार को अपनाना पड़ा। इस चैप्टर में 1991 में जो आर्थिक सुधार अपनाए गए थे उसके कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये क्लोज्ड या बंद अर्थव्यवस्था हुआ करता था, है ना। यानी हमारा अन्य देशों के साथ जो है आर्थिक व्यवहार या सौदे काफ़ी कम हुआ करते थे, है ना। आयात निर्यात काफ़ी कम था। इन्वेस्टमेंट समझते हैं आप लोग, एफडीआई, हमारी कंपनी बाहर में देश जाकर निवेश करते हैं, उनके लोग हमारे यहाँ पर आकर निवेश करते हैं। इस तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो है काफ़ी कम हुआ करते थे। तो भारत को एक बंद अर्थव्यवस्था माना जाता था। हमारा जुड़ाव जो है अन्य देशों के साथ काफ़ी कम था। अब जब हमने आर्थिक सुधार को अपनाया तो अब हम अपने इकोनॉमी के इस कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने जा रहे हैं। अब हम बंद अर्थव्यवस्था से क्या हो जाएंगे, खुली अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, ओपन इकोनॉमी हो जाएंगे। यानी अब हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो है अन्य देशों के साथ ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा व्यापार करेंगे, ज़्यादा निवेश होगा, लोगों का आवागमन जो है देशों के बीच में वो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इस प्रोसेस को क्या कहा गया, ग्लोबलाइजेशन, है ना। सुने होंगे आप लोग, वैश्वीकरण। तो आर्थिक सुधार का एक कंपोनेंट था ग्लोबलाइजेशन। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ा और प्राइवेटाइज करना पड़ा, ठीक है।
यानी 1991 से पहले जो है सरकार का नियंत्रण इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा था। आपको एक फैक्ट्री खोलना है, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। बिना लाइसेंस के आप फैक्ट्री नहीं खोल सकते थे। लाइसेंस राज सुने होंगे आप, है ना। 1991 से पहले भारत में हुआ करता था। और यही कारण था कि भारत में जो है निजी सेक्टर का विकास या डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लाइसेंस मिलना उतना आसान नहीं हुआ करता था, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इकोनॉमी को लिबरल या उदार बनाएंगे। उदार बनाने का मतलब है कि गवर्नमेंट के जितने भी नियंत्रण होंगे उसको कम किया जाएगा या दूर किया जाएगा, है ना। उसको हम कहते हैं उदार, है ना। पहले सरकार के नियंत्रण थे, अब नियंत्रण को कम किया जा रहा, दूर किया जा रहा है। इकोनॉमी को हम लिबरल बना रहे हैं। फिर इकोनॉमी में हम प्राइवेटाइजेशन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। आप देखेंगे 1991 से पहले ज़्यादातर संस्थानें, जो औद्योगिक संस्थानें थे, उनका ऑनरशिप जो है गवर्नमेंट के हाथ में हुआ करता था, है ना। पब्लिक सेक्टर जानते हैं आप लोग, है ना। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होते हैं, इनके ऑनर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट, सरकार होते हैं, है ना। तो 1991 से पहले ज़्यादातर यूनिट्स जो है वो सरकारी यूनिट्स हुआ करते थे। निजी फैक्ट्रीज, निजी इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी कम था। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेटाइज को प्रमोट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर को बढ़ाया जा सके, है ना। तो ये 3 कंपोनेंट्स माने जाते हैं आर्थिक सुधार के। इसके बारे में बताया गया इस चैप्टर में कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, कैसे हम प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। उसमें विनिवेश पे एम्फेसाइज किया गया, विनिवेश से हम कैसे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, है ना। फिर ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है ना, इसके फायदे और नुकसान को यहाँ पे बताया गया। ये 3 चैप्टर्स को पहले आपको पढ़ना है। और इस आर्थिक सुधार के बावजूद भी जो है भारत की अर्थव्यवस्था की समस्या जो है, कई समस्या जो है जस की तस बनी हुई है। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स है उसमें भारत के सामने जो आर्थिक समस्या है उस पर डिस्कस किया गया है। जैसे कौन सी समस्या को आप एक क्रॉनिक समस्या मानते हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, बताइए। गरीबी, वेरी गुड, है ना। क्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने रसिया से लिया है क्या? किसी का यहां पे रिस्पॉन्स आया कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने रसिया से लिया? नहीं, अमेरिका, है ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अच्छा अच्छा, राइट्स नहीं बोल रहा, वो ड्यूटीज कह रहा है ना। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका रसिया। क्यों? फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपका यूएसए से लिया गया है। बाकी ड्यूटीज के बारे में वो आदित्य सर आपको बेहतर बताएंगे, है ना। एनीवेज, इसके बाद में देखिए, आर्थिक सुधार के बावजूद भी भारत के सामने जो है कई आर्थिक समस्याएं जो है बनी है ना। एक बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम जो है इंडिया के सामने वो है गरीबी की, निर्धनता, है ना। तो चौथा चैप्टर जो है वो गरीबी, या फिर आप इसे निर्धनता भी कहिए, निर्धनता के ऊपर है ना। इसमें बताया गया कि गरीबी क्या होता है, कितने रूप होते हैं गरीबी के, गरीबी की माप कैसे की जाती है, भारत में गरीबी के माप के लिए कौन कौन से कमेटी का गठन किया गया है ना। ये सारे चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। और एक समस्या बताइए जो कि लंबे समय से अभी भी पाया जा रहा, कौन सी समस्या? बेरोजगारी, है ना, बेरोजगारी। और इनफैक्ट गरीबी जो है बेरोजगारी का ही नतीजा है। जो लोग बेरोजगार होते हैं वो गरीब होते हैं, है ना। तो बेरोजगारी भी एक समस्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो है बेरोजगारी के बारे में बताया गया। और एक समस्या है वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विकास की समस्या, है ना। आज भी भारत की गांव जो है उतना ही पिछड़ा हुआ है जितना कि 1947 में हुआ करता था, ठीक है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास ये अपने आप में एक चुनौती है। जैसे गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना हमारे लिए एक चुनौती है, उसी तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, है ना,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है। हम गांव और शहर में जो एक गैप है, एक खाई है इनके बीच में, उनको हम अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं, है ना। शहर में आप देखेंगे आपको सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हैं, है ना। अच्छी सड़क है, बिजली की सुविधा आपका 24/7 है ना। आपको यहाँ पे शिक्षा की सुविधा अच्छी है, स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पे आपको बेहतर मिल पाता है। गांव में ये सारी चीज़ उपलब्ध नहीं, और यही कारण है कि गांव से लोगों का पलायन जो है शहर की ओर हो रहा, या तो रोजगार की तलाश में, या बेहतर शिक्षा के लिए, या स्वास्थ्य सुविधा को पाने के लिए। ये तीन कारण से जो है लोग गांव से जो है क्या में करते हैं, शहर में पलायन करते हैं, ठीक है। और इससे फिर शहरों में जो है एक अलग तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। आज आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक कंजेस्टेड है ना, कितना पोल्यूशन बढ़ गया है। शहर के ऊपर जो है दबाव जो है, चूंकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, शहर के ऊपर दबाव जो है बहुत ही ज़्यादा है ना। संतुलित विकास के लिए ज़रूरी है कि हम गाँव को भी उतना ही विकसित बनाए जितना कि हमारा शहर है ना। जब ऐसा हो जाएगा तो लोगों का पलायन कम होगा, रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं के अवसर जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोगों का जीवन का स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत हो जाएगा। लेकिन ये हो नहीं पाया, राइट। तो सुधार के बाद भी जो समस्या भारत के सामने बनी हुई है ना, ये सारे चैप्टर्स के रूप में आपके सामने रखा गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप इस बुक को बार बार पढ़िए, है ना। आपको बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ में आ जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास 1947 से लेकर अब तक कैसे हुआ है ना। और साथ ही साथ जो है हमारी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौती जो है हमारे सामने है, आपको पूरा जो है इस बुक में समझ आ जाएगा, ठीक है। आ गया। डॉलर और रुपये में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आप लोग को एक चैप्टर में पढ़ाता हूँ, एक्सचेंज रेट, है ना, उसमें मैं क्लियर करूँगा कि विनिमय दर क्या होता है, कैसे किसी करेंसी का मूल्य जो है हमारे करेंसी में निर्धारित होता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखिए, अभी तो आप इन्हीं एनसीईआरटी बुक्स से स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि आप जब बहुत सारे बुक्स को कलेक्ट कर लेंगे और बहुत सारे बुक्स को एक साथ पढ़ने का यू नो कोशिश करते हैं तो इट लीड्स यू नोवेयर, है ना, इट लीड्स यू नोवेयर एट ऑल। आप कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे, है ना। तो आप एक ही बुक को बार बार पढ़ें, ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको गैदर नहीं करना है। आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ें। यूपीएससी क्लियर करने का ये फंडा है ना। रीड 1 बुक्स 10 टाइम्स देन टू रीड 10 बुक्स 1 टाइम। एक बुक को 10 बार आप पढ़ेंगे ना, वो सारा चीज़ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा। और 10 बुक पढ़ेंगे लेकिन एक एक बार पढ़ेंगे, कोई ठीक से याद नहीं आपको, वो काम का नहीं आएगा, है ना। इसलिए पहले आप एनसीईआरटी को पढ़िए, मेरे क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स को आप पढ़िए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप देखते जाइए, है ना, उसको देखते जाइए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब थोड़ी सी तैयारी आपके आगे बढ़ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करेंगे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। उससे आपकी समझ जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो है आपको एक न्यूज़पेपर ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है आपको, है ना। आप या तो द इंडियन एक्सप्रेस को पढ़िए या द हिंदू को पढ़िए ना। हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इंग्लिश में आता है ये, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, है ना। खासकर आप हिंदू को फॉलो करें, क्योंकि यूपीएससी भी जो है हिंदू को फॉलो करती है। आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली द हिंदू न्यूज़पेपर से पूछा गया, डायरेक्टली पूछे गए, प्रीलिम्स में भी पूछे गए, मेंस में भी पूछे गए। यूपीएससी खुद जो है हिंदू को फॉलो करती है, तो आप भी हिंदू को फॉलो करना स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, प्रयास तो कर सकते हैं, है ना, डिक्शनरी का यूज़ करके थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं।
हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल तो हिंदी में कोई भी न्यूज़पेपर जो आप समझते हैं, हिंदुस्तान या दैनिक जागरण या भास्कर, आप एक न्यूज़पेपर ज़रूर से ज़रूर पढ़ें आप, है ना। इकोनॉमिक्स में जो आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें? ऑप्शनल की तैयारी ऑप्शनल के बुक के साथ करें। माइक्रो मैक्रो जो आपका पेपर 1 है, उसमें माइक्रो है, मैक्रो है, पब्लिक फाइनेंस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। अलग अलग बुक्स है, इसके अलग अलग ऑथर्स के बुक आपको पढ़ना होता है। नहीं, क्लास 11th की सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है, इसको नहीं पढ़ना है। उस स्टैटिस्टिक्स के बुक के अलावा जो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, इसको पढ़ना है। सांख्यिकी के बुक को आप ना पढ़ें। सिलेबस को आप लोग देखिए, जो प्रीलिम्स के लिए जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। उसमें जस्ट लिखा गया है सामाजिक और आर्थिक विकास, है ना, धारणीय विकास, ये लिखा गया है। तो वेल डिफाइंड नहीं है। सामाजिक और आर्थिक विकास में कई तरह के विकास आते हैं। वो क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। हाँ, हिंदुस्तान कोई भी न्यूज़पेपर आप एक हिंदी का पढ़ सकते हो आप लोग। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल देखेंगे कौन पढ़ाता है, क्या होता है, वो बाद में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग जीएस की बात कर रहे हैं। चलिए, क्या? हाँ जी। नहीं, अलग मीनिंग नहीं, थोड़े से कठिन शब्दावली है उसमें हिंदी में। तो आप अगर उसको इंग्लिश में भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप जो उसके वर्ड को, जैसे फिजिकल डेफिसिट को फिजिकल डेफिसिट ही लिखे तो एक्सेप्टेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। राजकोषीय घाटा लिखने के बजाय अगर आपने फिजिकल डेफिसिट भी लिख दिया तो चलेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। लेकिन कोशिश करो कि आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों के शब्दावली पता हो, है ना, दोनों के शब्दावली। इनफैक्ट मैं जब यहाँ पे बताऊंगा आपको तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों मैं बता दूंगा, आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों आप नोट कर लेंगे, ताकि जब इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़े तो उस चीज़ को आप समझ सकें, है ना, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा आपको। तो आप में से कितने लोगों ने पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स पहले से? थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, ठीक है। कहाँ से हैं आप, कहाँ से बिलोंग कर, बिहार में कहाँ से हैं? किशनगंज से है, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे तो आपका सिलेबस में स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं आप? अच्छा, वहाँ तो ज़्यादा सिलेबस में नहीं है इकोनॉमिक्स। अच्छा। अच्छा, आपने? अच्छा, और आप लोग कोई नहीं पढ़े हो, इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़े हो? अच्छा, स्कूल कॉलेज में आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपने समझा, इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि इसके बारे में परसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना होगा चीज़ों को, है ना। आप अगर रिवीजन करते हैं बार बार चीज़ों को, तो आपके लिए वो सब्जेक्ट जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो अब हम लोग स्टार्ट करें एक चैप्टर, लेकिन कम ही समय रह गया है। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। हम लोग आधा घंटा का समय है। आज की क्लास 2 घंटे की है ना, हाँ। आज पहली क्लास है, और थोड़ा सब्जेक्ट भी टेक्निकल है, इसलिए 2 घंटे की क्लास होगी आज की, है ना। आज के बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे आपके, वो 2.5 2.5 घंटे के क्लास होंगे, जैसे आपका हुआ करता था। तो आज हम लोग अब
बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और जो पहला सेगमेंट या खंड जो मैं प्रारंभ कर रहा हूं वो बैंकिंग है ना। बैंकिंग को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये पहला खंड है आपका बैंकिंग। बैंकिंग ये खंड है, इसमें कई चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहे हो तुम लोग। ये पहला खंड है और इसमें कई चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 1, वो हम लोग केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक, जिसे इंडिया में आरबीआई कहा जाता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, है ना। देखिए सेगमेंट जो है आपका बैंकिंग का है, बार बार ध्यान दे, सेगमेंट जो है बैंकिंग का है। इस सेगमेंट में कई चैप्टर्स आएंगे आपके, है ना। जो फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका क्या है, सेंट्रल बैंक का है, केंद्रीय बैंक का है, जिसे भारत में आरबीआई के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है। आप सभी जानते होंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक को ही सभी बैंकों का बैंक माना जाता है। आप अपने आसपास जितने भी बैंक देख रहे हैं, है ना, जितने भी आसपास आप अपने बैंक देख रहे हैं, उन सभी बैंकों का बैंक कौन होता है, केंद्रीय बैंक होता है। ये सर्वोच्च बैंक होती है। बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके संबंध में नियम और प्रक्रियाओं को बनाने के लिए केंद्रीय बैंक को गठित किया जाता है, राइट। और यही कारण है कि इस खंड में सबसे पहले हम इसी सर्वोच्च बैंक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम सेंट्रल बैंक और स्पेसिफिकली इंडिया में इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, है ना। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम भारत में जो केंद्रीय बैंक है उससे संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ेंगे, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। कुछ बहुत ही फंडामेंटल चीजों को हम लोग यहाँ पे तथ्य के रूप में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों को पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन 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 से हैं ये हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग इसमें साख नियंत्रण एवं इसके उपाय, साख नियंत्रण एवं इसके उपाय को पढ़ेंगे। और एट लास्ट हम लोग तरलता प्रबंधन को पढ़ेंगे, तरलता प्रबंधन। ये सारे टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। फर्स्ट विल सी सम फैक्ट्स अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। कुछ आरबीआई से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, इसका प्रबंधन कैसे होता है, मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई, इनके कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट कार्य हैं। फिर हम लोग इसमें साख नियंत्रण एवं इसके उपाय को पढ़ेंगे। यहां पे साख को हम क्रेडिट कहेंगे, क्रेडिट कंट्रोल एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। क्रेडिट कंट्रोल और इसके इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। और एट लास्ट हम लोग तरलता प्रबंधन को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में, तरलता, लिक्विडिटी कहिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, राइट। इन सारे चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक से, लिख लें आप लोग।
नोट डाउन करें हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, इसके मैनेजमेंट को हम लोग देखेंगे, इसके फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख का नियंत्रण करती है और नियंत्रण के लिए कुछ उपायों का प्रयोग करती है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर तरलता का प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका तथ्य है ना। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे देखेंगे। हालांकि ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है यूपीएससी के द्वारा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको उस संस्था के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस होने चाहिए जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, है ना। आप पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, आरबीआई के बारे में, तो इसके संबंध में आपके पास कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस होना चाहिए, है ना। जैसे कब इसे स्थापित किया गया, इसे का हेडक्वार्टर कहाँ, ये सारा चीज़ आपके पास जानकारी के रूप में होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट को आप पढ़ें। एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापना। इसकी स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और आरबीआई को जो स्थापित किया गया था वह हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव के आधार पर किया गया, है ना। लिखते जाइए, आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के सुझाव के आधार पर की गई, हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव के आधार पर। कमीशन के सुझाव के आधार पर इस बैंक को यानी केंद्रीय बैंक को भारत में हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव के आधार पर स्थापित किया गया। और इस हिल्टन यंग कमीशन को हम आधिकारिक तौर पर हिल्टन यंग कमीशन को, लिखते जाइए आप लोग, हिल्टन यंग कमीशन को आधिकारिक तौर पर कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, लिखिए, आधिकारिक तौर पर कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कहा जाता है। ठीक है, और चूंकि इसके चेयरमैन जो थे, इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम हिल्टन यंग था, इसलिए हम लोग इसको हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग बच्चों, है ना। इस कमीशन का नाम जो आधिकारिक तौर पर है वो कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस है, लेकिन इस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था, हिल्टन यंग, और इसलिए हम लोग इसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम्स में आपको ये दोनों में से कोई आपको कमीशन का नाम रखेगा, याद रखना, हिल्टन यंग भी सही है और आपका जो आधिकारिक नाम वो भी मैंने आपको बताया। स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में या किसी भी अर्थव्यवस्था में, ज़्यादातर अर्थव्यवस्था में जब बैंकों को स्थापित किया जाता है तो वो संसद के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किया जाता है। यानी बैंक की स्थापना के संबंध में जो है संसद में बिल को रखा जाता है और उस बिल के पारित होने के बाद ही बैंक की स्थापना होती है। जैसे अभी रिसेंटली जो है भारत में 2 निजी बैंक खोले गए। रिसेंटली कब खुला, 2014 में भारत में 2 निजी बैंक को स्थापित किया गया। एक आईडीएफसी, जिसका अभी नाम हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, है ना,
इसे स्थापित किया गया, और दूसरा एक बंधन बैंक, सुना होगा नाम, है ना। ये दो बैंक अभी हाल में ही 2014 में स्थापित किए गए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके संबंध में भी जो है पार्लियामेंट में, हमारे संसद में बिल को प्रस्तुत किया गया था। उस बिल के पारित होने के उपरांत ही आपका बैंक को स्थापित किया गया, है ना। तो जब बैंक स्थापित किए जाते हैं तो संसद के अधिनियम के प्रावधान के तहत किए जाते हैं। पॉलिटी आपने पढ़ा है, इतना अधिनियम समझते होंगे आप लोग, है ना। संसद के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ही उसे स्थापित किया जाता है। ठीक उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में जब 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था, तो उसे भी संसद के अधिनियम के प्रावधान के तहत ही स्थापित किया गया था। लेकिन तभी हम ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करते थे, भारत एक आज़ाद राष्ट्र नहीं था, हम लोग सभी जानते हैं 1935 में। तो इसके संबंध में जो बिल को प्रस्तुत किया गया वो इंडिया के पार्लियामेंट में नहीं किया गया। कहाँ पे किया गया था? वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में किया गया, है ना। और जिस अधिनियम के प्रावधान के तहत आरबीआई को स्थापित किया गया उसे हम आरबीआई अधिनियम 1934 के नाम से जानते हैं। इसे हम आरबीआई अधिनियम 1934 के नाम से जानते हैं, है ना। इस अधिनियम को पार्लियामेंट में पारित किया गया 1934 को, है ना। इस अधिनियम को हम आरबीआई अधिनियम या आरबीआई एक्ट 1934 कहते हैं। तो आरबीआई के स्थापना के संबंध में आपको ये 3 बातों को याद रखना होगा। इसे स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव के आधार पर किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन को हम आधिकारिक तौर पर कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एवं फाइनेंस के नाम से जानते हैं। और आरबीआई को जो स्थापित किया गया था वो संसद के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किया गया था, और उस पर्टिकुलर अधिनियम को हम आरबीआई अधिनियम 1934 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम में आरबीआई के संबंध में सारे चीज़ों को बताया गया है ना। जैसे आरबीआई क्या होगा, है ना, इसके क्या क्या पावर्स होंगे, इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे, सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है, राइट, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये अधिनियम जो है बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है जिसके अनुसार भारत में आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रही है ना। भारत में आरबीआई जो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रही है, इसको एक लीगल सैंक्शन प्राप्त है। और किस अधिनियम से ये पावर उनको प्राप्त है? आरबीआई अधिनियम 1934 से ये पावर उनको प्राप्त है कि वो भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करे। और केंद्रीय बैंक के रूप में उसका क्या कार्य होगा, कौन कौन सी जो है पावर्स उनको प्राप्त होंगे, वो सारा डिटेल्स में जो है इस अधिनियम में लिखा गया है ना। इसका और एक इम्प्लीकेशंस ये है कि यदि आरबीआई में किसी भी तरह का बदलाव लाना है, अगर आरबीआई में किसी भी तरह का बदलाव लाना है तो उसके लिए सबसे पहले आरबीआई अधिनियम में बदलाव या संशोधन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मान लो कि हम आरबीआई को कुछ और पावर्स देना चाहते हैं या उसके एग्जिस्टिंग पावर को हम कम करना चाहते हैं, है ना। किसी भी तरह का बदलाव अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में क्या करना होगा? संशोधन लाना होगा। तो ये एक बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है, ये कानूनी ढांचा है जिसके द्वारा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रही है। आगे समझ में? तो तथ्य में मैंने आपको स्थापना के संबंध में बताया। अभी हम लोग तथ्य में जो है इसके इंपॉर्टेंट ऑफिसेस के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। अभी हम लोग तथ्य को ही पढ़ रहे हैं और तथ्य में मैंने अभी स्थापना के संबंध में बताया। अब तथ्य में जो है इसके प्रमुख जो कार्यालय है या इंपॉर्टेंट ऑफिसेस जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि किसी भी संस्था का जो सबसे प्रमुख कार्यालय होता है उसे हम मुख्यालय कहते हैं। जानते हैं आप लोग? हेडक्वार्टर कहते हैं, मुख्यालय कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुख्यालय कहाँ अवस्थित है ना। आरबीआई की मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है, आपको ये पता होना चाहिए। कहाँ पे है, बता पाएंगे आप लोग? यस, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं,
आप में से कोई रिस्पॉन्ड करें, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? मुंबई, वेरी गुड, है ना। तनु कुमार कह रहे हैं मुंबई में अवस्थित है। मुंबई में अवस्थित है, नो डाउट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की स्थापना 1935 में कलकत्ता में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता हुआ करता था उस समय, है ना। 1935 में जो इसे स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में। इसका मुख्यालय भी कलकत्ता में हुआ करता था। 2 साल के बाद यानी 1937 में मुख्यालय को शिफ्ट किया गया कलकत्ता से। कहाँ लाया गया? कलकत्ता से लाया गया मुंबई, है ना। यह हस्तांतरण कब किया गया? 1937। 2 सालों तक मुख्यालय आपका कलकत्ता में ही था। 1937 को मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, और तब से लेकर जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में ही अवस्थित है। आगे समझ में आप लोगों को क्लियर है ये बात? हाँ जी। केंद्रीय बैंक नहीं था, आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको हम लोग अभी मैं बताऊंगा, है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, है ना। ये क्लियर है? तो मुख्यालय आपका मुंबई हो गया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 स्थानीय बोर्ड है। लिखिए, आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड है। मुख्यालय के अलावा आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड है, लोकल बोर्ड्स, है ना। इसे आरबीआई के आप लोकल बोर्ड्स कहते हैं। 4 लोकल बोर्ड्स हैं, और ये भारत के 4 अलग अलग रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे नॉर्थ में दिल्ली में ही है, ठीक पार्लियामेंट हाउस के पीछे आप देखिएगा अभी, है ना। वहां पे जो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय देखने को मिल रहा, वो उसका स्थानीय बोर्ड है। दिल्ली में, उत्तर में, दक्षिण में चेन्नई में। चेन्नई में इसका स्थानीय बोर्ड है। पश्चिम में मुंबई में। तो मुंबई में इसका क्या लोकल बोर्ड भी है और इसका मुख्यालय भी है ना। और पूर्व में कलकत्ता, जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, है ना। कोलकाता, कोलकाता में इसका लोकल बोर्ड्स है। ये लोकल बोर्ड्स जो है या स्थानीय बोर्ड्स है आरबीआई के, महत्वपूर्ण क्यों है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना। पहले लिख लीजिए आप लोग, इनके 4 लोकल बोर्ड्स है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, है ना। तो जैसा कि आप लोग सभी समझ रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का केंद्रीय बैंक है ना। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। सभी अर्थव्यवस्थाओं में आपको एक केंद्रीय बैंक देखने को मिलता है। जैसे अगर आप यूएस जाएंगे, वहां पे केंद्रीय बैंक है, उसका नाम फेडरल रिजर्व है। चाइना जाएंगे, है ना, वहां पे जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है पीपल बैंक ऑफ चाइना। पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहां का केंद्रीय बैंक है। नेपाल, बैंक ऑफ नेपाल, वहां का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का भी केंद्रीय बैंक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, है ना। इसका जो लोकल बोर्ड्स है, स्थानीय बोर्ड्स है, इसका क्या महत्व है ये मैं बता रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय बैंक है सभी बैंकों का बैंक होता है ना। और बैंकों के लिए जो नियम और प्रक्रियाओं को बनाने का काम किया जाता है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, और अन्य बैंक उसका क्या करते हैं? अनुपालन करते हैं, है ना। ठीक है। बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में नियम और प्रक्रियाओं को कौन बनाएगा? केंद्रीय बैंक बनाएगा, और अन्य बैंक उसका क्या करेंगे? अनुपालन करेंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। आकार के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे लोगों की बैंकिंग हैबिट्स जो है अलग अलग है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। उत्तर भारत में अब देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है ज़्यादा हो रहे हैं, या ऑनलाइन भुगतान जो है, हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं, हम लोग फ़ोन पे, पेटीएम, है ना, इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? भुगतान कर देते हैं। आप पूर्वी भारत को जाएं, उड़ीसा, झारखंड, है ना, कुछ एरिया बिहार का, पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया,
है ना। यहाँ पे ज़्यादा नकद का प्रचलन है ना। यहाँ पे ऑनलाइन ज़्यादा प्रचलित हो चुका है, इस पूर्वी भारत में ज़्यादा कैश का प्रचलन है, नकद से लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं, यानी बैंकिंग हैबिट्स अलग है। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बैंकिंग के संबंध में नियम बनाना आसान नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि अलग अलग एरियाज में लोगों की बैंकिंग हैबिट्स अलग अलग है, बैंकिंग की आवश्यकता जो है अलग अलग है। इस एरियाज में कम बैंक्स है, इस एरियाज में पश्चिम भारत और उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा बैंक्स हैं, इवन दक्षिण भारत में, लेकिन पूर्वी भारत में बैंक की संख्या कम है। तो जब लोगों की बैंकिंग हैबिट्स अलग अलग है, बैंकिंग व्यवहार अलग अलग है और बैंकों की संख्या भी जो अलग अलग है, तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बैंकिंग के संबंध में नियम बनाना आसान नहीं है ना। हमें लोकल नीड्स या रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। उसको ध्यान में बिना रखे हुए नियम बनाने से वो गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए जब मुख्यालय में डिसीजंस लिया जाता है, बैंकिंग के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय लेने से पूर्व जो है सभी लोकल बोर्ड से जो है कुछ इनपुट्स मांगे जाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस मांगे जाते हैं, कुछ डेटा या आंकड़े को मांगा जाता है। आ रहा समझ में आप लोगों को, है ना। जैसे रुपए का कितना सर्कुलेशंस होना चाहिए, मान लो कि हम 5 रुपए की बात करें, है ना, या 10 रुपए की बात, 10 रुपए पूर्वी भारत में कितना भेजा जाए, या दिल्ली जैसे एरिया में 10 रुपए कितना भेजा जाए। तो चूंकि यहाँ पे लोग कैश का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे कम प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो जब पैसे भी भेजा जाएगा तो जहाँ पे कैश का प्रयोग ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा पैसे भेजा जाना चाहिए, यहाँ तो ऑनलाइन से काम चल जा रहा है, राइट, है ना। तो इस तरीके से मुख्यालय क्या करती है, जब इनको निर्णय लेना होता है, बैंकिंग प्रणाली के संबंध में नियम और प्रक्रिया को बनाना होता है, तो वे लोकल बोर्ड से सलाह लेते हैं, है ना। लोकल बोर्ड्स का काम है अपने अपने अंचलों के संबंध में, अपने अपने एरियाज के संबंध में इनको जानकारी देना, ताकि उसके बेसिस पर, उसके आधार पर जो है मुख्यालय एक उपयुक्त या एप्रोप्रिएट पॉलिसी को क्या कर सके, फॉर्मुलेट कर सके, है ना। तो ये लोकल बोर्ड्स जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मुख्यालय याद रखेंगे मुंबई में है ना। चारों एरियाज में आपको आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस होता है आरबीआई का, जिसे हम रीजनल ऑफिसेस के नाम से जानते हैं, है ना। आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस कहाँ है और क्या काम करता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस, है ना, इसे हम कहेंगे आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय ये कहां पे है और इसका क्या काम है, आप यहां पे देखेंगे। ये जो रीजनल ऑफिसेस हैं आरबीआई के, ये आपको प्रायः सभी राज्यों में देखने को मिलेगा, है ना। भारत के प्रायः सभी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, सभी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, प्रायः सभी राज्यों में आपको रीजनल ऑफिसेस देखने को मिलेंगे। अभी भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, है ना। और 2 यूनियन टेरिटरीज है जहां पे आपको स्टेट असेंबलीज देखने को मिलता है ना। एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी, है ना। कितने हो गए, 30 हो गए, 28 और 2 30 हो गए। यानी आप ये समझिए कि 30 इन स्थानों पर आरबीआई के रीजनल ऑफिस कार्यरत हैं। 28 राज्य हो गए और 2 आपके यूनियन टेरिटरीज, यहां पे आपको क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलेंगे। ये जो रीजनल ऑफिसेस होते हैं आरबीआई के, ये क्या काम करता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अगली टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो केंद्रीय बैंक होता है ना, यानी भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार का भी बैंक होता है ना। ये सरकार का बैंक होता है। अब क्या मतलब है सरकार का बैंक होना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा बैंक है, ये तुम्हारा बैंक है। हम लोगों का बैंक कौन है, आप बताइए, आपका खाता किस बैंक में है,
यूनियन बैंक में। आपका खाता किस बैंक में है? एसबीआई में। एसबीआई पंज, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों के अकाउंट्स कोई ना कोई बैंक में है। और जिन जिन बैंकों का हम लोग नाम ले रहे हैं, किसी का एसबीआई, किसी का एक्सिस बैंक, किसी का एचडीएफसी बैंक, किसी का एसबीआई, ये सारे के सारे व्यापारिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स। जो आसपास आप लोग देखते हो ना, ये सारे के सारे कौन से बैंक हैं? कमर्शियल बैंक्स है, व्यापारिक बैंक है। तो हम लोगों का बैंक कौन होता है? व्यापारिक बैंक होता है, क्योंकि व्यापारिक बैंक हमें बैंकिंग सुविधा देती है। बैंकिंग सुविधा में दो सुविधाएं आते हैं, जमा करने की और ऋण की सुविधा, है ना। हम व्यापारिक बैंक को अपना बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्यापारिक बैंक हमें क्या देती हैं? बैंकिंग सुविधाएं देती हैं। बैंकिंग सुविधाएं में दो तरह की सुविधाएं आती है। कौन कौन? एक जमा करने की सुविधा और दूसरा ऋण की सुविधा, और फंड को ट्रांसफर करने की भी सुविधा देती है, हस्तांतरण करने की सुविधा, है ना। तो हमारा बैंक व्यापारिक बैंक हो गया। उसी तरीके से सरकार का बैंक जो है कौन होता है? केंद्रीय बैंक होता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार को बैंकिंग सुविधा देती है। जैसे हमें बैंकिंग सुविधा कौन दे रही है? व्यापारिक बैंक दे रही है। उसी तरीके से सरकार को बैंकिंग सुविधा कौन देती है? केंद्रीय बैंक देती है। सरकार को अपने पैसे रखने हैं, कहां पे रखेंगी सरकार? आरबीआई के पास। हम लोग की तरह व्यापारिक बैंक के पास सरकार के अकाउंट्स नहीं होते। सरकार के अकाउंट्स किसके पास होते हैं? आरबीआई। और सरकार को जब ऋण की आवश्यकता होती, जिस तरीके से हमें ऋण की आवश्यकता होती है, हम व्यापारिक बैंक से ले सकते हैं ऋण, उसी तरीके से सरकार को जब ऋण की आवश्यकता होती है तो सरकार कहां से प्राप्त कर सकते हैं? आरबीआई से। और इसलिए हम लोग आरबीआई या केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंक कहते हैं। अब हमारा पॉलिटी का जो स्ट्रक्चर है आप लोग सभी जानते हैं, संघीय व्यवस्था है ना, फेडरल सिस्टम ऑफ पॉलिटी है, जिसमें कि दो स्तर पर गवर्नमेंट है। अब आप लोग को पता होना चाहिए 93 94th अमेंडमेंट के बाद जो है लोकल लेवल पे भी स्थानीय जो है सरकार, पंचायती राज व्यवस्था है ना, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार। तो जब आरबीआई सरकार की बैंक है तो आरबीआई जो है सरकार को बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार का भी ये बैंक है और राज्य सरकार का भी बैंक है। केंद्र सरकार को भी ये बैंकिंग सुविधा दे रही है, जमा और ऋण की, और राज्य सरकारों को भी जब ऋण चाहिए या उनको अपने पैसे रखने हो, कहां पे रख सकते हैं? आरबीआई के पास, है ना। और यही कारण है कि सभी राज्यों में रीजनल ऑफिसेस को खोला गया है ना, ताकि राज्य की सरकारें, है ना, आरबीआई से ट्रांजैक्शंस कर सकें, उनसे बैंकिंग सुविधा को क्या कर सके? प्राप्त कर सके, है ना। तो चूंकि राज्य सरकारों का भी बैंक जो है केंद्रीय बैंक होता है, तो राज्य सरकार केंद्रीय बैंक से बैंकिंग सुविधा को प्राप्त कर सके, इसके लिए जो है सभी राज्यों में रीजनल ऑफिसेस को स्थापित किए गए, है ना। तो ऑफिसेस में आपको ये 3 ऑफिसेस याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया? मुंबई में हो गया। स्थानीय बोर्ड्स, है ना, लोकल बोर्ड्स, 4 लोकल बोर्ड्स हो गए इसके, है ना। और फिर रीजनल ऑफिस कहाँ पे अवस्थित है, क्यों अवस्थित है, ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। तो अब तक जो मैंने आपको तथ्य बताया, इसमें स्थापना के संबंध में बताया, स्थापना के संबंध में बताया। दूसरा तथ्य मैंने आपको बताया रीजनल ऑफिसेस के संबंध में। और एक तथ्य मैं बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, है ना। लिखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। तो इसमें आपको यह समझना है कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, और फिर आरबीआई को राष्ट्रीयकृत कब किया गया और क्यों किया गया, यह भी आपके सामने क्लियर होगा, है ना। देखिए, राष्ट्रीयकरण जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निजी संस्थानों को सरकार खरीदती है
और उसे अपने नियंत्रण में लाती है ना। जब किसी निजी संस्थान को, निजी कंपनी को सरकार खरीदेगी, उसे अक्वायर करेगी, उसका अधिग्रहण करेगी और उसे सरकार के नियंत्रण में लाया जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण, है ना। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इससे हमें यह पता चलता है कि जब आरबीआई को 1935 में स्टैब्लिश किया गया था तो आरबीआई जो है सरकार की बैंक नहीं थी, क्योंकि सरकार का यदि बैंक होता तो सरकार को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। राष्ट्रीयकृत किया गया मतलब सरकार के द्वारा खरीदा गया, है ना। सो 1935 में व्हेन दिस बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड, इट यूज्ड टू बी अ प्राइवेट बैंक, है ना। इट वाज नॉट द बैंक ऑन बाय द गवर्नमेंट, है ना। ये गवर्नमेंट का बैंक नहीं हुआ करता था, इट वाज ए प्राइवेट बैंक, है ना। 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार के द्वारा इस निजी बैंक को खरीदा गया एवं इस बैंक को भारत सरकार के नियंत्रण में लाया गया। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इस निजी बैंक को भारत सरकार के द्वारा खरीदा गया एवं सरकार के नियंत्रण में लाया गया। तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। ठीक है, और तब से लेकर यह बैंक जो है भारत सरकार के उपक्रम के रूप में कार्यरत है ना। इसका ऑनर कौन है पूछेगा, हु इज द ऑनर ऑफ आरबीआई? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ऑनर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं आप लोग? इसका स्वामित्व जो है किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है 1949 से। ठीक है, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। हाँ समझ में? तो यहां से हम लोग टॉपिक को जो है आगे बढ़ाएंगे। अगली क्लास जो होगी आप लोग की, यहां से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, पाकिस्तान और तभी इंडिया का विभाजन नहीं हुआ था और पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक ही सेंट्रल बैंक जो है कई दिनों तक, इनफैक्ट पाकिस्तान की भी करेंसी जो है कुछ सालों तक, 2-3 सालों तक भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही प्रिंट किए जाते थे। आ रहा समझ में आप लोग को? वहाँ पे जो करेंसी चल रहा था हमारा ही करेंसी चल रहा था 1947 में। ठीक है, तो टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग एनसीईआरटी बुक जो मैंने आपको सजेस्ट किया मार्केट से आप लोग खरीद लें, उसे धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें और जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूँ आप लोग घर में जाकर जो है ना, यहाँ से, है ना, खंड 1 से जो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, यहाँ से जा आप लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।